नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। इकाई 4 हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम करेंगे अपना भाग 8, जो कि वैचारिक पृष्ठभूमि नामक पाठ है ये। और इसमें जो हमारा आज का विषय है पढ़ने का वो है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद जब हमारे दिमाग में नाम आता है तो एकदम से हमारे कार्ल मार्क्स का ध्यान आता है, जिनके नाम के ऊपर ही ये मार्क्सवाद है। यानी कि उनका जो भी सोचने की जो भी चीज़ है, जो उन्होंने सोचा है, जो उन्होंने कहा है, वो सब मार्क्सवाद के अंदर जो है आता है। उसमें क्या क्या है मार्क्सवाद में, और मार्क्सवाद किस प्रकार से हिंदी साहित्य में आया, ये सारी बातें आज हम जो है इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर हम शुरुआत से देखें कि जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तो उसमें कौन कौन से युग आए, तो सबसे पहले आदिम युग आया, जब आदि मानव रहा। उसके बाद दास युग आया, जिसमें कि कृषि में काफ़ी अनुसंधान हुआ और कृषि में जितना भी है विकास कार्य हुआ। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो फिर सामंत युग आता है, यानी कि जब वर्ग संघर्ष हुआ उसके बाद जो है एक युग का निर्माण हुआ, सामंत युग। उसके बाद आता है पूंजीवादी युग। तो पूंजीवादी युग जो है औद्योगिक क्रांति के बाद आया। तो इस प्रकार से ये 4 युग हैं, और उसके बाद अंत में आता है यंत्र युग। तो ये जितने भी युग रहे हैं उनमें कौन कौन सी समस्या है और उन समस्याओं का निवारण करने के लिए कार्ल मार्क्स ने क्या क्या सोचा, वो सारा जो है मार्क्सवाद के अंदर जो है सम्मिलित होता है। तो कार्ल मार्क्स की जब हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स का जो समय काल है अगर हम देखें तो 1818 से 1883 ईस्वी जो है इनका समय काल रहा है। और ये कौन रहे हैं? ये एक अर्थशास्त्री थे, ये एक इतिहासकार, समाजशास्त्री, एक पत्रकार, एक जर्मन दार्शनिक, एक वैज्ञानिक, समाजवाद के प्रणेता रहे हैं। ये समाजवाद की बात करते हैं, किस प्रकार से आगे हम जो है उसी हिसाब से बढ़ते रहेंगे। इनका पूरा नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स। तो ये छोटे छोटे तथ्य हैं जो हमें पता होने चाहिए। फिर कार्ल मार्क्स की जो साम्यवादी विचारधारा है वही मार्क्सवादी विचारधारा कहलाई है। साम्यवाद की इन्होंने बात करी है, और बहुत सारे दार्शनिक रहे हैं जिनके विचार जो हैं इनसे मिलते जुलते रहे हैं। सेंट साइमन है, चार्ल्स फोरियर है, जिन्होंने अलग अलग प्रकार के विचार दिए हैं। रॉबर्ट ओवन है, जो कि पूंजीवादी से संबंधित बहुत सारे जो है लोग रहे हैं। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं, और कार्ल मार्क्स का जो है समय काल जब जो होता है उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है पूंजीवाद को लेकर, वर्ग संघर्ष को लेकर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद जो है, इस प्रकार से इन चीज़ों को लेकर जो है इन्होंने काफ़ी सारी बातें करी हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई जो हमें इनकी पुस्तकों में भी पढ़ने को मिलती हैं, और काफ़ी सारी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी हैं। तो मार्क्सवाद देखें तो वो उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना के संकल्प की साम्यवादी विचारधारा है। यानी कि जो भी वर्ग हैं, अब वर्ग कई प्रकार के हैं जो इन्होंने बताए हैं। तो एक वर्ग तो सर्वहारा वर्ग है, और एक वर्ग जो है जिसका या हम 2 रुपये से कहें तो एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। तो जो समाज है उसमें बिल्कुल बराबरी होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। उत्पादन के साधन जो हैं उस पर सबका समान अधिकार होना चाहिए, ऐसी ये बातें करते हैं मार्क्सवाद के अंतर्गत। फिर मार्क्सवाद के जो दर्शन है, मार्क्स का जो दर्शन है उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से भी कहा जाता है। परंतु अगर हम देखें तो मार्क्सवाद के अंदर बहुत सारे तत्व सम्मिलित हैं, जिसमें से एक ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। फिर मार्क्सवाद जो है एक भौतिकवादी दर्शन है, यानी कि ये सिर्फ भौतिकता को मानने वाले रहे हैं। मार्क्सवाद का जो प्रवर्तक माना जाता है वो कार्ल मार्क्स को तो माना जाता ही है, साथ ही साथ फ्रेडरिक एंगल्स भी इसी विचारधारा के रहे हैं। तो ये सब बातें जो है हमें मार्क्सवाद के अंदर जो है एक तरह से जो है इसका बाहरी आवरण है जो भी हमने ये पढ़ा है। अब आगे देखते हैं मार्क्सवाद की परिभाषाएं क्या क्या दी गई हैं। अलग अलग जो भी लोग रहे हैं, स्टेपानोव जो है उन्होंने क्या कहा है कि मार्क्स ने सर्वहारी क्रांति तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की मार्फत समाजवाद का रास्ता बताया। तो पहली बात यह कि समाजवाद की बात करते हैं। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की शिक्षा मार्क्सवाद का आधारभूत तत्व है। मार्क्स की शिक्षा मजदूर वर्ग की विचारधारा है, उसके बुनियादी हितों की सैद्धांतिक अभिव्यक्ति है। वह संसार के क्रांतिकारी कायापलट का विज्ञान है। तो संसार को किस प्रकार से बराबरी पर लाना है, इस बात की बात करते हैं मार्क्स। तो ये स्टेपानोव ने बताया है अपनी परिभाषा के अंदर। आगे देखते हैं फिर लियोनचेव जो एक रूसी विद्वान रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है मार्क्सवाद के बारे में कि मार्क्सवाद ही पहला प्रयत्न था जिसने मनुष्य समाज के विकास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न किया। मार्क्स ने भावुक सुधारकों के समाजवादी हवाई हमलों को
धुंध में मिटाकर वैज्ञानिक समाजवाद की बुनियाद डाली। तो मेन हम कहें तो भौतिकवाद की ये बात करते हैं, ये जो है भावनाओं में नहीं बहते हैं। तो इस प्रकार से ये लियोनचेव जो रूसी विद्वान रहे उन्होंने बताया है मार्क्सवाद के बारे में। कार्ल मार्क्स की प्रमुख रचना एक बार देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ हेगेलियन फिलोसफी ऑफ राइट्स, ऑन द लॉजिस क्वेश्चन है इनकी रचना। इकोनॉमिक्स एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट है और इनके वर्ष भी सामने लिखे हुए हैं कईयों के। द होली फैमिली, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सारी इनकी जो है प्रसिद्ध रचना है और काफ़ी सारी और भी रचनाएं हैं। द सिविल वॉर इन फ्रांस, दास कैपिटल। तो इस प्रकार से ये सारी जो है इनकी रचनाएं देखने को हमें मिलती हैं। तो प्रश्न में वैसे डायरेक्ट प्रश्न कम ही आते हैं, तो इसमें कोई किताब के बारे में भी पूछ सकते हैं कि ये किसके द्वारा रचित है। इस प्रकार से तो आपको इनकी रचनाओं के नाम जो है पता होने चाहिए। फिर 19वीं सदी में जब हम देखते हैं उसके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चिंतन में सबसे गहरा प्रभाव जो है कार्ल मार्क्स और फ्रायड का रहा है। ये सारे तथ्यात्मक जानकारी है और मार्क्स की विचारधारा जो है समाज गठन के मूल में अर्थव्यवस्था के प्रभाव को अनिवार्य रूप से स्वीकार करती है। वह फ्रायड के विचार जो कि व्यक्तित्व के विकास में अंतःचेतना के अनिवार्य प्रभाव पर बल देता है। इन दोनों की धाराओं का जो है 20वीं सदी के चिंतन और साहित्य पे असामान्य प्रभाव पड़ा है। कौन दो? कार्ल मार्क्स का और फ्रायड का। तो इस प्रकार से अब क्या है इनके तत्व मार्क्सवाद के, वो हम देख लेते हैं। मार्क्सवाद के नियामक तत्वों की बात करें, यानी कि जिन चीज़ों से मिलकर पूरा मार्क्सवाद बना है वो कौन कौन से हैं, वो है एक पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्य सिद्धांत। तो ये 5 तत्व ऐसे हैं जिनको अगर हम इकट्ठा जोड़ दें तो ये मार्क्सवाद ही कहलाता है। अब इन तत्वों पर थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेते हैं कि ये तत्व कौन कौन से तत्व हैं और उसमें उन्होंने क्या कहा है। उससे पहले आपको कुछ विचार भी बता देती हूँ कि कार्ल मार्क्स के विचार क्या रहे हैं। इन्होंने कहा कि दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों को। फिर इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये मजदूरों को जो है सबसे ज़्यादा जो है इकट्ठा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी बंधन की बेड़ियों में या बंधे में वो जो है मुक्त हो जाए उससे। इतिहास खुद को दोहराता है, पहले एक त्रासदी की तरह, दूसरे एक मजाक की तरह। पूंजी मृत श्रम है जो पिशाच की तरह केवल जीवित श्रमिकों का खून चूसकर जिंदा रहता है और जितना अधिक ये जिंदा रहता है उतना ही अधिक श्रमिकों को चूसता है। यानी कि ये श्रमिकों के भले की बात करते हैं। जैसा कि इन्होंने कुछ बातें लिखी हैं, धर्म लोगों का अफीम है। इसका मतलब है ये धर्म को नहीं मानने वालों में से हैं, धर्म को ये बिल्कुल नहीं मानते हैं। और धर्म मानव मस्तिष्क जो ना समझ सके उससे निपटने की नपुंसकता है। इस प्रकार समझ में यहाँ से आ जाता है हमें कि धर्म को ना मानने वाले लोगों में से हैं। फिर सामाजिक प्रगति महिलाओं को मिले स्थान से मापी जा सकती है, यानी कि नारी की बात करते हैं कि महिलाएं जो हैं उनकी उन्नति होना आवश्यक है। नौकरशाह के लिए दुनिया महज एक हेर फेर करने की वस्तु है, यानी कि ये नौकरशाही को भी गलत मानते हैं। और अगर कोई चीज़ निश्चित है तो ये कि मैं खुद एक मार्क्सवादी नहीं हूँ। तो इस प्रकार से ये बात करते हैं। काफ़ी सारे इनके विचार हैं जो हम पढ़ सकते हैं पुस्तकों में, मतलब कह सकते हैं अनलिमिटेड इनके विचार हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम 5 तत्वों की बात करें जिससे मार्क्सवाद मिलकर बना है तो वो है इनका ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है उसमें से एक पहला हमें नज़र आता है। सबसे पहला तत्व जो है इसका वो पढ़ते हैं हम कि मार्क्स के दर्शन की जो प्रमुख विशेषता है वो उसकी द्वंद्वात्मकता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो यह द्वंद्वात्मक व भौतिकवाद जो है 2 विचार पद्धतियों से मिलकर बना है, क्योंकि इसमें 2 शब्द हैं, द्वंद्वात्मक और भौतिकवाद। तो 2 विचार पद्धतियां हैं जिनसे मिलकर ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है बनता है। तो मार्क्स क्या कहते हैं, इनके अनुसार विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ ही इस जगत का आधार है, यानी कि फिजिकल मैटर जो है वो ही इस दुनिया का जो है आधार है। जो हमारे अंदर की सोच होती है वो इसका कोई भी आधार नहीं है। अब ये द्वंद्ववाद क्या होता है ये भी हमें समझने की बात है। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का उपयोग किया है भौतिकवाद के समर्थन के लिए। भौतिकवाद मतलब सिर्फ इस दुनिया को भौतिक रूप में ही देखना कि विचार कुछ नहीं है, भौतिकता ही सब कुछ है, इसमें जो प्रेजेंट है जो हमें नज़र आ रहा है आंखों से वही सब कुछ है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार परिवर्तन ही परम सत्य है, उसके लिए देश काल से परे किसी भी अमर सत्ता का महत्व नहीं है। यानी कि साफ साफ ये कह रहे हैं कि भगवान का कोई भी इसमें जो है रोल नहीं है। भगवान जो चीज़ नज़र ही नहीं आ रही आंखों से उसको हम कैसे मान ले। तो सब कुछ ये जो है
जो आंखों से नज़र आती हैं चीज़ें उसी को मानते हैं कि सामने हमारे दुनिया नज़र आ रही है, लोग नज़र आ रहे हैं, मटेरियल नज़र आ रहा है, मैटर नज़र आ रहा है, भौतिक चीज़ें नज़र आ रही है, तो वही सत्य है। द्वंद्ववाद क्या होता है? द्वंद्ववाद होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच जो चर्चा करने की विधि होती है, जो किसी विषय पर अलग अलग राय रखते हैं किंतु तर्कपूर्ण चर्चा की सहायता से सत्य तक पहुंचने के इच्छुक रहते हैं। तो इन्होंने इसी प्रक्रिया का प्रयोग किया है भौतिकवाद को साबित करने के लिए। इसी को मिलाकर हम कहते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो आधुनिक युग में जो है द्वंद्ववाद को विकसित करने का श्रेय जो है प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हीगेल जो रहे हैं उनको जाता है, और इसी प्रकार भौतिकवाद को यूरोप में प्रतिष्ठित करने का जो श्रेय है वो फ्योरबाख को जाता है। और मार्क्स और एंगल्स जो थे वो दोनों ही इन दोनों की मान्यताओं से बहुत प्रभावित रहे हैं। तो उसी का प्रयोग जो करा है इन्होंने अपने मार्क्सवाद में उपयोग करा है कि ये कहते हैं कि मैं जो है ये कट्टर भौतिकवादी थे। और जहाँ तक हीगल की बात है तो उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो आधार विचार है वहाँ मार्क्स के अनुसार विचार नहीं बल्कि भौतिक पदार्थ ही जो होता है वो इस जगत का आधार होता है। यानी कि छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक, बालू के कण से लेकर सूर्य तक, छोटे से जीव कोश से लेकर मनुष्य तक, संपूर्ण प्रकृति तक सतत गति में और परिवर्तनशील है। यानी कि जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं ये सारी गति में है, यानी कि इन सब में जो है स्पीड है, ये बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। और हीगल ने भी जो है प्रकृति के विकास क्रम को समझने के लिए 3 नियमों का परिवर्तन किया। अब इतना ज़्यादा हमें गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 3 नियम बताए: विरोधी समागम का नियम, मात्रा भेद से गुण भेद का नियम, निषेध के लिए निषेध का नियम। परंतु बस हमें मोटा मोटा रूप से ये समझना है कि मार्क्सवाद है क्या, इसमें कौन कौन से तत्व हैं और इसका किस प्रकार से उपयोग किया गया है साहित्य में। तो आगे चलते हैं हम। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बाद यानी कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों से जो है चर्चा विधि करी, द्वंद्ववाद को अपनाया और भौतिकवाद को साबित करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी तर्क रखे हैं अपने, वही उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा गया है। दूसरा आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद की, ये बात करते हैं। अब इसमें भौतिकवाद तो है यानी कि यही कि जो आपको चीज़ें नज़र आती हैं, जो इस संसार में दिखाई देता है वही सत्य है। लेकिन अब इन्होंने ऐतिहासिक क्यों जोड़ा? क्योंकि ये इतिहास को भी भौतिकवादी दृष्टि से ही देखते हैं। ये कहते हैं कि यह समाज और उसके इतिहास के अध्ययन में इन्होंने जो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का प्रसारण है। ये कहते हैं कोई भी दुनिया है और उसका अपना एक इतिहास है, तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत हैं वही जो है इसमें हमें नज़र आते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंदर। कैसे? मार्क्स ने इतिहास को भौतिकवादी दृष्टि से देखा और उनके अनुसार जो है आर्थिक परिस्थितियाँ ही सामाजिक व्यवस्थाओं का मूलाधार है। यानी कि रुपये पैसों की जब बात आती है तो वो रुपया पैसा ही जो है सामाजिक व्यवस्थाएं जितनी भी इस दुनिया में चल रही हैं उसका मूल आधार वही है। सामाजिक संस्थाएं किस प्रकार से फलती फूलती हैं उसका आधार भी जो है आर्थिक परिस्थितियां भी हैं। तो प्रत्येक देश की जो होती है राजनीतिक संस्थाएं होती हैं अपनी, उसकी एक सामाजिक व्यवस्था होती है, उसका व्यापार, उद्योग, कला, दर्शन, परंपराएं, नियम सब होता है और उनको निर्धारित करने वाली शक्तियां कौन सी होती हैं? आर्थिक होती हैं। जबकि सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्तियां जो होती है वो इन चीज़ों को निर्धारित नहीं करती हैं। यानी कि आर्थिक का मतलब उत्पादन की जो शक्तियां होती हैं वही सारी जो है समाज में होने वाली चीज़ों को जो है प्रभावित करती हैं। और निरंतर परिवर्तित होने वाली उत्पादन और उत्पादन की जो शक्तियां होती हैं वो सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करती रहती है और इतिहास के विकास की दिशा जो होती है वो भी इसी प्रकार से होती है और वो भी समाजवाद की तरफ ही जो है उन्मुख है। तो ये सारी बातें जो है ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत ये करते हैं। मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्तियाँ आर्थिक हैं, इतिहास के विकास की दिशा समाजवाद की ओर उन्मुख है। यानी कि इतिहास जो है यानी कि प्राचीन परंपराएं जो चल रही हैं उसका जो विकास हो रहा है वह भी समाजवाद की ओर उन्मुख है। तो इतिहास से ही ये समाजवाद की बात करते हैं और भौतिकवाद तो इनका रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये भगवान की जो है आस्था में कोई विश्वास इनका नहीं था। तो ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत ये यह बात करते हैं। फिर तीसरा आता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। साफ साफ इसमें नज़र आ रहा है हमें कि कुछ ऐसे इन्होंने ग्रुप्स, कुछ ऐसी कैटेगरीज बना दी, वर्ग बना दिए जिनका आपसी संघर्ष का इतिहास रहा है इस दुनिया में। तो मार्क्स जो है हमेशा जो है आर्थिक शक्तियाँ जो रही हैं इस दुनिया में उसके हमेशा विरोधी रहे हैं।
ये कहते हैं कि मार्क्स मुख्य रूप से दो वर्गों की बात करते हैं। पहला वर्ग जो उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और दूसरा वह जो केवल शारीरिक श्रम करता है यानी कि मजदूर होता है। सिंपल सी बात है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक ये मालिक की बात करते हैं, दूसरे मजदूर की बात करते हैं। और पहला वर्ग जो मालिक वाला है वो दूसरा वर्ग जो मजदूर है उसका शोषण करता है। ये अपने इस बात को प्रमाणित करते हैं। कैसे ही देख लेते हैं। मार्क्स यह मानते हैं कि इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष हमेशा होता रहता है और इस संघर्ष में अंततः सर्वहारा, यहाँ पे आके मात्रा और आएगी, सर्वहारा वर्ग की जीत होगी। ये बात हमें कहते हैं कि जो पहला वर्ग जो दूसरे वर्ग का शोषण करता रहता है, यानी कि एक शोषक वर्ग होता है और एक शोषित वर्ग होता है, वो दोनों आपस में ही एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं और हमेशा जो है जीत किसकी होगी, सर्वहारा वर्ग की, यानी कि जो शोषित वर्ग है उसी की जीत होगी। समाजवाद की स्थापना होगी, साम्यवाद की स्थापना होगी। पहले जो थी वर्ग चेतना नहीं थी और जो आदिम समाज था वो भी वर्ग संघर्ष से रहित था, क्योंकि आदि मानव जो था वो सभी सारे रूप सभी काम एक जैसे करते थे। आदि मानव सिर्फ खाने के लिए काम करता था, या तो शिकार करके आग भी जलाना बाद में ही सीखा था, तो वहाँ पर तो कोई एक आदमी, कोई शोषक नहीं था, कोई शोषित नहीं था। तो आदिम वर्ग जो था वो वर्ग संघर्ष से रहित था, क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं उत्पादन करता था और स्वयं ही उपभोग करता था, इसलिए वो समाजवादी समाज था। लेकिन जैसे जैसे यंत्रों का विकास होने लगा, व्यक्तिगत संपत्ति लोगों ने बनानी शुरू करी, कुछ लोगों के पास कृषि भूमि आ गई, कुछ उन्होंने अपना दास बना लिया दूसरे लोगों को जिनके पास भूमि थी, जिनके पास संपत्ति थी। इसी प्रकार से ये दुनिया जो है वर्गों में बढ़ती चली गई। फिर सामंत आ गए, फिर राजा आ गए, फिर औद्योगिक क्रांति हुई और उसके फलस्वरूप जो है पूंजीवाद आया और बड़े बड़े उद्योग धंधों का विकास हुआ। तो इस प्रकार से जो है वर्ग बन गए पूंजीपति वर्ग और दूसरा बन गया श्रमिक वर्ग। फिर आदिम समाज, ये सारी बातें मैंने देखी इसमें लिखी हुई हैं कि आदिम समाज वर्ग संघर्ष से रहित था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं उत्पादन और स्वयं उपभोग करता था, इसलिए यह समाजवादी समाज था। फिर समाज के विकास होने के साथ साथ समाज जो है स्पष्टतः दो वर्गों में बटा, धनी और निर्धन, शोषित व शोषक, और वर्गों के आते ही संघर्ष आरंभ हो गया। फिर औद्योगिक क्रांति ही, उसके फलस्वरूप पूंजीवाद आया। उत्पादन के साधन जो है पूंजीपति वर्ग के हाथ में चले गए और समाज में दो भागों में विभक्त हो गया, पूंजीपति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। ये सारी बातें मैंने आपको भी समझाई। फिर मार्क्स क्या कहते हैं, उनका विश्वास था कि पूंजीपतियों के शोषण के कारण ही फिर श्रमिकों में जागरूकता आएगी और तब दोनों वर्गों के बीच में जो है एक क्रांति को जन्म होगा, जिसमें पूंजीपति वर्ग की निश्चित हार होगी और श्रमिक वर्ग की जीत होगी, यानी कि सर्वहारा वर्ग की ही जीत होगी। तो ये क्रांति की बात करते हैं, यानी कि एक वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। यही जो है मार्क्सवाद का एक तत्व कहलाया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उसके बाद आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, यानी कि एक्स्ट्रा मूल्य। किस चीज़ का एक्स्ट्रा मूल्य, ये हम देख लेते हैं। इस सिद्धांत में यह स्पष्ट किया गया है कि पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का किस प्रकार शोषण किया जाता है। अब एक तो मालिक है, दूसरा मजदूर है, उसका शोषण कैसे हो रहा है इसमें ये पूरा जो है समझाया गया है। उसका उद्देश्य जो है सिद्धांत का ये स्पष्ट करना है कि पूंजीपति जो है श्रमिकों के श्रम का मनमाना मूल्य अंकित कर उनका शोषण करते हैं। कोई भी चीज़ का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बनाई जा रही है, तो उसका जो मूल्य है जो निर्धारित किया जाएगा वो कौन निर्धारित करेगा, पूंजीपति। और वो जो निर्धारित करेगा मूल्य, उसमें जो है श्रमिकों का कोई भी उसको अतिरिक्त जो है फल नहीं मिलेगा। किस प्रकार से कि प्रत्येक वस्तु के मूल्य का निर्धारक जो है श्रमिक का श्रम होता है तथा जिस कीमत पर वह बाजार में बिकती है इसमें बहुत अंतर होता है, और मार्क्स जो है इसी अंतर को वस्तु का अतिरिक्त मूल्य मानते हैं, जिसे बिना कुछ किए ही पूंजीपति बीच में ही हड़प कर जाता है। यानी कि श्रमिक ने जितना श्रम किया, उसमें जितना सामान लगा, वो सारा उसको आधार पर जो है बाजार में चीज़ बिकनी चाहिए, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा मूल्य और जो है पूंजीपति ऐड कर देता है, और वो जो अतिरिक्त मूल्य होता है वो उस बेचारे मजदूर को नहीं मिलता, वो पूंजीपति खा जाता है बीच में। और यही कारण है कि मालिक और श्रमिक के बीच जो है निरंतर संघर्ष चलता रहता है। इसे ही कहा गया है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, कि जितना पैसा उस श्रमिक को मिलना चाहिए था उस श्रम का, वो तो उसे मिला ही नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि एक टेलीविज़न को बनाने में एक मजदूर काफ़ी परिश्रम करता है, इसलिए उसका मूल्य जो होता है वो सस्ता नहीं होता, जबकि एक कलम को बनाने में उसे कम मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि उसका मूल्य एक पेन की जो कीमत होती है वो टेलीविज़न से कम होती है। फिर हवा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कोई श्रम नहीं करना पड़ता, अतः वह मुफ्त में मिलती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु का मूल्य देखें तो वो उस श्रमिक का श्रम होता है, और जिस कीमत पर बाजार में बिकती है उसमें बहुत अंतर होता है, और ये जो अंतर होता है इसे ही
कहते हैं अतिरिक्त मूल्य, जो कि पूंजीपति द्वारा खा लिया जाता है। इसी सिद्धांत को समझाया है कार्ल मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत में, जिसमें समझाया गया है कि शोषण किस प्रकार से होता है शोषित वर्ग का। फिर कोकर ने क्या कहा इस बारे में कि मार्क्स का अंतिम निष्कर्ष यह है कि इन अवस्थाओं को समाप्त करने का एकमात्र उपाय व्यक्तिगत भाड़े, ब्याज और मुनाफे के सभी सुयोगों का विनाश है। सब व्यक्ति सहकारी उत्पादक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से सब अपनी अपनी तरफ से तब एक्सप्लेन करते रहे हैं कि किस प्रकार से समाज में बराबरी लानी है। फिर एक अंतिम तत्व जो आता है मार्क्सवाद का, वो है राज्य सिद्धांत। राज्य सिद्धांत का क्या मतलब है, यहाँ पे राज्य की बात की गई है और ये 5वां आधारभूत सिद्धांत रहा है। जो प्राचीन ग्रीक दार्शनिक रहे हैं अरस्तु, वो राज्य को अनिवार्य अंग मानते हुए एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जो सर्व प्रकार से श्रेष्ठकर हो। लेकिन जो कार्ल मार्क्स है वो परंपरावादी जो राज्य है उससे असहमत रहते हैं हमेशा। वे कहते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, यानी कि राज्य विहीन समाज में विश्वास करते हैं कार्ल मार्क्स। क्या कहते हैं वो, कि उनका मानना है कि पुलिस होती है जो राज्य में, या फिर जो सैन्य है, जो राज्य सरकार है, ये जितने भी संगठन होते हैं श्रमिकों के अतिरिक्त मूल्य को छीनने के लिए उद्योगपतियों को सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट वे में भ्रष्टाचार की बात की गई है राज्य सिद्धांत के अंतर्गत। तो मार्क्स यह मानते हैं कि दमन जो है वो राज्य की प्रकृति है, और जहां दमन होगा शोषण के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अतः वह ऐसे समाज का कल्पना चित्र बनाते हैं जिसमें बल प्रयोग का अस्तित्व ही ना हो, यानी कि किसी पे कोई जोर ही ना चले, कोई पुलिस ना हो, कोई राज्य सरकार ना हो, कोई संगठन ना हो जो सबके ऊपर हुक्म चला सके। तो ऐसे समाज की परिकल्पना वो करते हैं कार्ल मार्क्स अपने राज्य सिद्धांत के अंतर्गत। तो जितने भी ये हमारे 5 तत्व रहे हैं, द्वंदात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्य सिद्धांत, ये पांचों ही मिलकर जो है मार्क्सवाद की स्थापना करते हैं। अब मार्क्सवाद का क्या महत्व है, मार्क्सवाद द्वारा क्या हुआ इस दुनिया में, वो देख लेते हैं कि मार्क्सवाद जो है आर्थिक संबंधों में विकसित समाज का अध्ययन करता है, जिससे कि पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्प में समाजवादी व्यवस्था की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं वो, और सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन है। ये पूरा एक मिला के एक परिभाषा के अंदर ही हमें समझ में आ जाता है कि मार्क्सवाद का क्या महत्व है, कि एक बराबरी के समाज की परिकल्पना करते हुए नजर आते हैं कि कैसे इस दुनिया में बराबरी लाई जाए। जो कि अगर सबसे पूछे कि मार्क्सवाद आपको ठीक लगता है या गलत लगता है, तो सबके अपने अपने अलग विचार होंगे। पहली बात तो बराबरी करना सब में बहुत मुश्किल है। अगर वर्ग भी ना हो या कोई जाति भी ना हो, धर्म भी ना हो, फिर भी सबके कार्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई अगर ज़्यादा पढ़ता लिखता है तो वह नौकरशाही में चला जाता है, कोई व्यक्ति जो पढ़ता लिखता नहीं है वो छोटे कार्य भी करता है, जिसे हम छोटे कार्य बोलते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं। साफ सफाई के कार्य करने के लिए भी एक सफाई करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। अगर सारे ही पढ़ लिख जाएंगे तो वो सफाई का काम कौन करेगा, सोचने की बात है। तो सबके काम इक्वल वैल्यूज़ रखते हैं, लेकिन अगर हम ये कहें कि सबको ही बराबर की पोस्ट जो है मिल जाए, सबको ही बराबर की तनख्वाह मिले, वो कई बार पॉसिबल नहीं है, और सामाजिक व्यवस्थाओं में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। तो कार्ल मार्क्स एक ऐसे समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें हर चीज़ बराबर हो जाए। सबके अपने विचार है, कोई इसको सही मानता है, कोई इसको गलत मानता है। अब हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में जो मार्क्सवाद आया उसमें क्या हुआ। हिंदी साहित्य में जो मार्क्सवादी समाजवादी विचारों का प्रवेश जो होता है वो 1930 के आसपास होता है, परंतु मार्क्सवाद व उससे प्रेरित जो समाजवाद है वो आधुनिक साहित्य के उद्भव के साथ ही साहित्य सर्जना व समीक्षा दोनों ही क्षेत्रों में स्पष्ट होने लगता है। यानी कि साहित्य में भी आ गया मार्क्सवाद, और समीक्षाएं लिखी गई, मार्क्सवादी समीक्षाएं बहुत प्रसिद्ध रही हैं, उसमें भी हमें मार्क्सवाद देखने को मिलता है। किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं एक बार। भारतेंदु युग जो आया जब, उसमें पहली बार साहित्य के अंतर्गत जो है वास्तविक जीवन परिस्थितियों को प्रवेश मिला। अतः हमारे साहित्य में जो यथार्थ चित्रण की नई परंपरा का सूत्रपात होता है वो भारतेंदु युग से ही हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो साहित्य की बात कर रहे हैं अभी हम। फिर भारतेंदु युग ही ऐसा रहा है जिसमें प्रथम बार जो है साहित्य में जन समूह की आशाओं आकांक्षाओं का चित्रण किया गया है। तो साहित्य में, हिंदी साहित्य की बात करें तो भारतेंदु युग से ही हमें मार्क्सवाद जो है वो नजर आता दिखाई देता है। फिर हम जब देखते हैं तो भारतेंदु युग में ही पहली बार जो है साहित्य के संबंध में हमें ऐसे विचार भी सुनने को मिलते हैं कि साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास है, या साहित्य की सार्थकता या चरितार्थता जन समूह के आशाओं आकांक्षाओं के चित्रण में ही मानी जा सकती है। तो अगर हम इकट्ठा मिला जुला के कहें तो साहित्य और कलाओं पर विचार करने का जो बीज मंत्र है वो हमें सर्वप्रथम जो है भारतेंदु युग के लेखकों में ही देखने को
मिलता है। फिर साहित्य का जो सामाजिक जीवन से संबंध है वो हमें द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। और रामचंद्र शुक्ल ने भी जो है इसी समय लोक मंगल का साधन करने वाला जो काव्य है वह साहित्य को ही श्रेष्ठ काव्य व साहित्य की मान्यता भी दी है। यानी कि द्विवेदी युग में भी जब हम आ जाते हैं तो वहाँ पर भी हमें नजर आता है कि आचार्य शुक्ल का जो महत्व है, जितना उनकी अद्भुत काव्य मर्मज्ञता जो है और उनकी प्रखर मेधा शक्ति जो हमें नजर आती है वो भी हमें यहीं नजर आती है। तो और आगे देखें हम तो आचार्य शुक्ल जी का जो मत देखें कि सौंदर्य की सत्ता वस्तुगत है, सुंदरता से सुंदर वस्तु पृथक नहीं किया जा सकता। इन्होंने आगामी मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के लिए हिंदी में अनुकूल जमीन तैयार की। तो ये आचार्य शुक्ल के विचारों में भी जो है हमें मार्क्सवाद देखने को मिलता है। और हिंदी के मार्क्सवादी साहित्य चिंतन के समानांतर जो है हमें आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने जो है समीक्षाएं भी की हैं काफ़ी सारी। स्वच्छंदतावादी समीक्षक भी सक्रिय हुए हैं जिनके साहित्य संबंधी अनेक विचारों से हिंदी के मार्क्सवादी साहित्य चिंतन का पक्ष जो है वो समर्थित हुआ है। यानी कि हम साहित्य की बात करें चाहे हम समीक्षाओं की बात करें, इन सब में जो है हमें मार्क्सवाद जो नज़र आता है। और इस संदर्भ में देखें तो इन सबका बहुत योगदान रहा है कि मार्क्सवादी विचारों का प्रवेश भी इन्होंने किया है और इन्होंने समीक्षाओं के अनुकूल भी पहले ही इन्होंने वातावरण जो है वो निर्माण कर दिया था। तो इस प्रकार से हमें हिंदी साहित्य में मार्क्सवाद जो है वो नज़र आता है। अब अगर हम सिर्फ हिंदी साहित्य की सारी विधाओं की बात करें तो सभी विधाओं में सबसे ज़्यादा हमें मार्क्सवादी चिंतन किस विधा में देखने को मिलता है? हिंदी उपन्यासों में देखने को मिलता है। हिंदी उपन्यास एक ऐसे रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्सवाद हमें देखने को मिला है। और किसके उपन्यासों में देखें तो प्रेमचंद के उपन्यास ऐसे रहे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्सवाद हमें देखने को मिलता है। किस प्रकार से कि हिंदी के मार्क्सवादी उपन्यासकारों में प्रेमचंद की परंपरा का विकास जो है हमें दिखाई पड़ता है। इनके उपन्यास ऐसे हैं जो मार्क्सवाद से सर्वाधिक प्रभावित हमें नज़र आते हैं। प्रेमचंद ने शुरू में जो उपन्यास लिखे, पहले सेवा सदन लिखा, वहाँ से हमें यथार्थ की नींव इनकी रखती हुई नज़र आती है। उसके बाद प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है और गोदान भी देखें तो उसमें भी हमें यथार्थ की ओर अधिक दृढ़ किया है। तो यथार्थता की जब बात आ जाती है, जब बिल्कुल जो समाज में जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चित्रित कर देना, वो सब जो है मार्क्सवाद से ही प्रभावित हमें नज़र आता है। इसमें हमें वर्ग संघर्ष भी नज़र आता है काफ़ी सारा। और प्रेमचंद के उपन्यासों में जो है भारतीय जनता का जो अधिकांश भाग है यानी कि किसान की बात करते हैं तो उसका चित्रण भी किया गया है। इसलिए प्रेमचंद जो है अपने युग के प्रतिनिधि उपन्यासकार माने जाते हैं कि वही विधा यानी कि उपन्यास जो रहे उस टाइम के वो सबसे ज़्यादा जो है आम इंसान जो कि किसान था उससे ज़्यादा जुड़े हुए थे। तो जब कोई चीज़ कोई ऐसी विधा कोई इंसान पढ़ता है जो उससे जुड़ी हुई होती है, उसके जीवन को लेकर लिखी गई होती है, तो वो उससे ज़्यादा जल्दी जुड़ जाता है। इसलिए प्रेमचंद अपने युग के जो है प्रतिनिधि उपन्यासकार कहे जाते हैं। फिर प्रेमचंद के जो शुरू के उपन्यास थे उन्होंने उसमें नैतिक समाधान और सुधार की बात की है। किस प्रकार से इस दुनिया में जो भी वर्ग हैं, जो भी कह सकते हैं, जैसे उन्होंने दलित वर्ग की भी बात करी है और किसान की बात करी है, गरीब मजदूर की बात करी है। जैसे कि वो अपने गोदान की बात करते हैं, अपना जो उन्होंने एक उसमें पात्र रखा है होरी, उसकी बात करते हैं, दमित वर्ग के उद्धार की बात करते हैं, तब वो सुधार की बात करते हैं, नैतिक समाधान की बात करते हैं, ऐसे सुधार की बात करते हैं जिसमें शांति का उपयोग हो, शांति के द्वारा जो है सुधार किया जाए। गोदान में वो है सुधारवाद और आदर्शवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं। यानी कि शुरू के उपन्यास में तो नैतिक समाधान की बात करते हैं, शांति से समाधान खोजने की, सुधार की बात करते हैं, परंतु गोदान में जो है वो सिर्फ यथार्थ का चित्रण कर देते हैं, सुधारवाद और आदर्शवाद से वहाँ पर हमें मुक्त नज़र आते हैं। तो मार्क्सवादी जो उपन्यासकार रहे हैं उन्होंने समाज में जो भी व्याप्त विषमताएं हैं उनको दूर करने का सही उपाय उपदेश और नैतिकता को नहीं माना बल्कि वर्ग संघर्ष को माना है। कि जब तक आपसी लड़ाई नहीं होगी, आपसी क्रांति नहीं होगी, वर्ग संघर्ष नहीं होगा, तब तक इन चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। इनका उद्देश्य दमित वर्ग की मुक्ति के लिए समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना है। और इस प्रकार मार्क्सवादी जो उपन्यास हमें नज़र आते हैं उसमें प्रेमचंद की ही परंपरा का विकास हमें नज़र आता है। मार्क्सवादी उपन्यासकारों का जो ध्यान है वो श्रमिक पर अधिक केंद्रित रहा है, यानी कि जो मेहनत कर रहे हैं लोग उन्हीं के ऊपर अधिक केंद्रित रहा है, पूंजीपति वर्ग के ऊपर हमें केंद्रित नज़र नहीं आता। तो इस प्रकार से जो मार्क्सवादी उपन्यासकार रहे हैं उन्होंने एक नई वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की है। इसका मतलब है कि जो मार्क्सवादी उपन्यास कर रहे हैं उनकी दलित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति तो रही है, साथ साथ उनके भाग्य बदलने का एक क्रांतिकारी उत्साह भी वे उन्हें प्रदान करते हैं। ये बात रही हिंदी साहित्य। फिर उसके अंदर उपन्यास विधा, जहाँ जहाँ हमें मार्क्सवाद नज़र आता है।
फिर मार्क्सवादी चेतना का जो उपन्यासकार है, जो हमें समाज से जुड़ा होता है, साथ साथ वो हमें नारी से भी जुड़ा हुआ नज़र आता है। इन्होंने जो है नारियों की भी बात करी है, महिलाओं की भी बात करी है, जो कि सदियों से पुरुषों के जुल्मों को सहा है। तो क्योंकि मार्क्स ने जो है, कार्ल मार्क्स ने नारी की भी बात करी थी कि जब नारी का उद्धार हो जाएगा तो उसके बाद जो है इस समाज में बराबरी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि बराबरी की बात करते हैं तो बराबरी हर क्षेत्र में होनी चाहिए, चाहे तो किसी श्रमिक वर्ग में हो या शोषित शोषक वर्ग में या फिर पुरुष और नारी में। तो उन्होंने नारी को भी का भी जो है उद्धार करने की बात जो है कार्ल मार्क्स ने कही है, जो हमें अपने हिंदी साहित्य में भी नज़र आती है। और मार्क्सवादी चेतना ने जो है नारी को मानव के उच्च सिंहासन पर भी प्रतिष्ठित किया है कि वह किसी की बेटी, बहन और पत्नी के अलावा भी स्वयं में भी कुछ है। और यही पहचान जो है मार्क्सवाद की महत्वपूर्ण देन हमें नज़र आती है। तो इस प्रकार से देखें तो निष्कर्ष यही निकलता है कि मार्क्सवाद के संदर्भ में अगर देखें तो मार्क्सवाद ने संसार का दृष्टिकोण को बदलने की चेष्टा करी। एक तो वो सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, पूंजीवादी जो है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं, हर प्रकार से बराबरी की बात करते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं, नारी को महत्ता दिलाने की बात करते हैं। अब सबका अपना अपना विचार होता है कि ये विचार जो है कितने, हम कह सकते हैं, प्रैक्टिकल है समाज में। तो ये पूरा जो मार्क्सवाद है ये साहित्य में भी हमें बहुत जगह नज़र आता है। इसलिए हम जो है अब की बार पाठ्यक्रम में ये है मार्क्सवाद रखा गया है, जो कि हिंदी साहित्य में हमें नज़र आता है। क्योंकि हमें तो हर चीज़ को अपने हिंदी साहित्य में देखकर जोड़नी है ना। तो मार्क्सवाद को हम हिंदी साहित्य में कैसे देखते हैं वो सब मैंने आपको इसमें बता दिया। पहले मार्क्सवाद क्या है, उसके तत्व कौन से हैं और वो हिंदी साहित्य में किस विधाओं में हमें नज़र आता है। तो आशा है आपको ये क्लास में समझ आ गया होगा कि मार्क्सवाद जो है क्या है, और सारी जो मैंने तत्व बताए आपको, और हिंदी साहित्य में उसका उपयोग किस प्रकार से हुआ है। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट्स आप करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कमेंट करके आप पूछ रहे थे कि मैंने वीडियो नहीं डाली काफ़ी दिन से, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और आप लोग भी सब ठीक रहिए, पढ़ते रहिए घर में अपना जब भी आपको समय मिलता है। और हमारी वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं, जहाँ से आप हमारी PDFs ले सकते हैं न्यूनतम शुल्क पर, www.teachereducation360.com हमारी जो है, जिसका हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और PDF ख़रीदने में कई लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, तो उसके ऊपर मैं जल्दी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगी क्योंकि PDF किस प्रकार से ख़रीदनी है। और कई लोग जो हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि PDF सॉल्यूशंस के लिए अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं कि आप यहाँ पर संपर्क करें। तो हम किसी प्रकार की भी जिम्मेदारी नहीं लेते हमारी वेबसाइट के अलावा। जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर आपको जो भी PDF मिलती है, आपको उसमें कोई कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो उसको हम आपको अलग से भी PDF फिर उसमें भेज देते हैं। तो अगर आपको बाहर से कोई कमेंट करके आपको PDF खरीदने के लिए बोल रहा है, तो कई लोग आजकल धोखाधड़ी का भी काम कर रहे हैं, तो आप किसी पर भी ऐसे ही विश्वास मत कीजिए, ये भी हम कहना चाहेंगे आपको। आप इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।